ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಪಾತ್ರ ಹಸಿ ಕೃಷಿ में सेकंड ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ये ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಖಡ್ಗದಿಂದ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ್ದನ್ನು ಲೇಖನಿಯಿಂದ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಲೇಖನ, ಕಾದಂಬರಿ, ಕತೆ, ಕವನ, ಪ್ರಬಂಧ ಹಲವರ ಬದುಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಲ್ಲದು. ಒಂದು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಉರುಳಿಸಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ತರುವ ಶಕ್ತಿ ಸಾಹಿತಿಯ ರಚನೆಗೆ ಇದೆ. ಉತ್ತಮ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಶಿವಶರಣರ ವಚನಗಳು, ದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು, ಕುವೆಂಪು, ಬೇಂದ್ರೆ ಮೊದಲಾದವರ ಕಾವ್ಯಗಳು ಜನತೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. इतना तो मैं लिखेगा तो आपको 4 मार्क्स मिला दी. इसे एक्सप्लेन उर्दू में मैं करा रहा हूँ. अब देश की प्रगति एक मुल्क इम्प्रूवमेंट होने में भी लिटरेचर का बहुत बड़ा हिस्सा रहता है, बहुत बड़ा हाथ रहता है. खड्गदिंदा साधिसलु साध्यवागदन्न यानी तलवार से जो हासिल नहीं कर सकते हमें उसे पेन में हासिल कर सकती. बड़े बड़े हुकूमता गिरगिन किस तरह का तो इल्म के ज़रिए से, समझ में रहा है. इसे बोलते हैं तलवार के हाथ जो काम नहीं हुआ वो पेन के ज़रिए से होता है. पेन के ज़रिए से वाकई पेन लेकर जुबान ऐसे कि पेन उठाकर जेब में रख लेने से कि हुकूमत नहीं बदलते. यानी नॉलेज हासिल करने से, इल्म हासिल करने से, एजुकेशन हासिल करने से सारे दुनिया का तकदीर पलट जाता है. यहाँ तक भी ये बात कहना गलत नहीं हो सकता. हमें अल्लाह को भी पाना का तो, अल्लाह को भी पहचानना, उसके नबी को पहचानना का तो भी हमें क्या करना का तो इल्म हासिल करना. इल्म हासिल करने के बग़ैर हमें अल्लाह को भी हमें हासिल नहीं कर सकते, जन्नत को भी हासिल नहीं कर सकते और मुसलमानी हो नहीं सकते, यहाँ तक कि इंसानी नहीं हो सकते हमें. इसलिए ये इम्पोर्टेंट है. खड्गदिंದ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದನ್ನು ಲೇಖನಿಯಿಂದ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ लेखन हमें देखते रहती. बहुत बड़े बड़े हुकूमतान गिर जाको हैं. दूसरे मुल्क का एग्जाम्पल तो इटली का रेवोल्यूशन होता है, फ्रांस का रेवोल्यूशन होता है. ये सिर्फ पहले जुल्म करते थे ज़्यादा जबकि किंग्स क्वींस, लेकिन उनके ख़िलाफ़ डेमोक्रेसी जिस तरह आई का तो नॉलेज हासिल करने के मुताबिक ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಲೇಖನ, कादम्बरी एक नॉवेल रहेगा, एक शॉर्ट स्टोरी रहेगा, लॉन्ग स्टोरी रहेगा, एक एस्से रहेगा. न्यूज़पेपर्स देखती हमें, मीडिया देखती हमें और कुरान देखती, हदीस देखती, बहुत सारे अल्लाह की किताबां देखती. इसके मुताबिक हमें नॉलेज हासिल कर ले को हमारी ज़िंदगी को हमें तब्दील कर लेती हैं. यहाँ क्या बता रहा है, वो सरकार एक हुकूमत को गिरा सकती है, दूसरी हुकूमत को लगा सकती है. यानी कि ताकत किसे है तो वो साहित्य को है करके बोलती हैं. जितना साहित्य यानी लिटरेचर इल्म वाले सोसाइटी में ज़्यादा हो जाती हैं वो सोसाइटी उतना इम्पोर्टेंट होता है. एग्ज़ाम्पल के तो मुताबिक कर्नाटका में हमें देखे जा बहुत सारे पोएट्स यानी कुवेंपु, ದಾರಾ ಬೇಂದ್ರೆ, ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು, ಪುರಂದರದಾಸರು, ಕನಕದಾಸರು, ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ, ಶಿವಚರಣರು, ಇವರ ಒಂದು ಕವನಗಳು, ಇವರ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆಗಳು, ಇವರ ಒಂದು ಮಾತುಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರೋದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. नेक्स्ट क्वेश्चन आकर कृषि का नाड़िन बेन्नेलुबु यानी एग्रीकल्चरिस्ट यानी फार्मर इंडिया का बैकबोन, ये बात को साबित करो. बेशक ये इंडिया का नवे सारे मुल्क का बैकबोन, सारे वर्ल्ड का बैकबोन कौन का तो फार्मर को बोले जा. ठीक है, तो इंसान ज़िंदा रहना का तो पहले क्या करना, तंदुरुस्त रहना, सेहत रहना उसे. उसके सेहत रहना का तो उसे क्या होना, ग़िज़ा होना यानी खाना होना उसे. उन्हें 3 टाइम का उन्हें तनावुल फरमाना खाना. अगर उन्हें खाना नहीं खाता, उन्हें सही सलामती नहीं है, तंदुरुस्त नहीं है, उन्हें मुल्क में क्या हिस्सा लेता है, क्या भी नहीं लेता. इसीलिए हम ना बैकबोन के जैसा काम करने वाला कौन कहेगा तो ಫಾರ್ಮರ್ ಹಮ್ಮಿ ಬೋಲೆ ಜಾ. ದೇಶದ ಅಂದರೆ ಭಾರತ ದೇಶವು 68% ಕೃಷಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ರೈತನು ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬು. ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ದೇಶದ ಕಾರ್ಯ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಕೃಷಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಯಾವುದೇ ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸರ್ವಜ್ಞ ಹೇಳುವಂತೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆಗಳಿಗಿಂತ ವ್ಯವಸಾಯವೇ ಮೇಲು, ವ್ಯವಸಾಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದೇಶದಾಟವೇ ನಡೆಯದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದೇಶದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾಹಿತಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬದುಕ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ರೈತರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಎನ್ನುವುದರ ಮಾತಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವು ಬರೆದಾಗ इतना लिख डालेगा तो तुमना 4 मार्क्स मिल जाती. हमारा इंडिया अप्रॉक्सीमेटली 68% डिपेंड किसके ऊपर होएगा तो एग्रीकल्चर के बारे में होको है. अगर एग्रीकल्चरिस्ट यानी फार्मर एक साल हमें कौन सा भी फसला ज़मीन में नहीं उगाते,
गला नहीं उगाते कर को स्ट्राइक कर डालेगा तो देश का खिलिच रुक जाता है, इंडिया का इकोनॉमी ज़ीरो हो जाता है, मुल्क बर्बाद हो जाता है, आखिर में इंसान भी बर्बाद हो जाता है। इतना इम्पोर्टेंट ये, इसलिए सर्वज्ञ करने वाला पोएट क्या बोलता है तो अग्रिकल्चर के बारे में, व्यवसाय कोटि विद्येಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಟಿ विद्ये ಮೇಲು को बोलता है, मतलब करोड़ों के इलम रहे जा, लेकिन सबसे भारी इलम कौन सा का तो एग्रीकल्चर को बोलता है उन्हें। इसलिए अगर उन्हें खामोश रहा सारी दुनिया चुप हो जाती है करके बोलता है। इतना हमारा मुल्क को चला रही सो पॉलिटिशियंस ले लियो और बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनीज ले लियो, अधिकारिಗಳು बड़े बड़े प्रोफेसर्स ले लियो, ऑफिशियल्स ले लियो, प्राइवेट कंपनी ले लियो, गवर्नमेंट कंपनीज ले लियो, हर इंसान यानी भिखारी से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक, प्यून से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक, समझ रहा, सारे मज़हब वाले जीते किसके ऊपर का तो फार्मर के ऊपर। इसलिए फार्मर बहुत हमना इम्पोर्टेंट करको हमें बोले जा। ಕೋಟಿ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಟಿ ವಿದ್ಯೆ ಮೇಲು ಮೇಟೀಂ ರಾಟೆ ನಡೆದುದಲ್ಲದೆ ದೇಶದಾಟವೇ ಕೆಡುಗम करको बोलता है सर्वज्ञ। यानी सबसे भारी इलम कौन सा का तो, सबसे बहुत बड़ा नॉलेज कौन सा का तो एग्रीकल्चर। अगर एग्रीकल्चर रुक गया का तो देश का खिलिच रुक जाता है करको इसका मीनिंग इतना तुम्हें मालूम कर लियो। और थर्ड लेसन गाने योगी पंडिता पुट्टराज गवाही में कौन सा ये क्वेश्चन तुम्हें देख लो। फर्स्ट क्वेश्चन देख लो, ಅಂಗಹೀನತೆ ಸಾಧನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗದು ಎಂಬ ಮಾತು ಪುಟ್ಟರಾಜರ जीवनದಲ್ಲಿ निजवाಗಿದೆ ಹೇಗೆ समर्थिस्री। एक हैंडीकैप्ड होने के नाते सोसाइटी में एक बहुत बड़ा नाम और कामयाबी किस तरह करना है कर को हमें ये लेसन को देखे तो समझ में आ जाता है। हालांकि अंधा शख्स लेकिन फिर भी बहुत बड़ी कामयाबी पाता है। हमने इसमें पॉइंट वाइज में लिखा हूँ स्टूडेंट्स को, ये तो मैं देख लेता तो आपको 4 मार्क्स मिल जाती। ಪುಟ್ಟರಾಜರು ಸ್ವರಮಂಡಲ, ಸಾರಂಗಿ, ಪಿಟೀಲು, ತಬಲಾ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿತರು. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಶೈಲಿ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ ಕಲಿತರು. ಕನ್ನಡ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಲಿತರು. ಬ್ರೈಲ್ ಲಿಪಿಯನ್ನು ಕಲಿತರು. ಹಲವಾರು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದರು. ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದರು. 75ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬರೆದರು. ಈ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಪುಟ್ಟರಾಜರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ದೈಹಿಕ ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪುಟ್ಟರಾಜರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ। इतना तुम्हें लिखेगा तो काफ़ी है। अगर तुम ना मेरा आंसर ही होना तो आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको इमेज भेज दूँ, उसमें तुम्हें देख सकती। फर्स्ट पॉइंट देख लेंगे। अब कामयाबी होना रहा हमारा फिजिकली स्ट्रक्चर नॉट इम्पोर्टेंट, कामयाबी होना रहा हमारा इनर यानी हमारा दिल मजबूत रहना और विल पावर स्ट्रांग रहना। फिर हमें फिज़िकली मोटे हिंकी, ताज़े हिंकी, गोरे हिंकी, चौड़े हिंकी, काले हिंकी, कलोटे हिंकी, विलेज में पैदा हुए कि टाउन में पैदा हुए कि सिटी में पैदा हुए कि राज घराने में पैदा हुए कि भिखारी घराने में पैदा हुए कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। समझ में रहा है? इसीलिए अल्लाह ताला भी चाहता है, समझ में, अल्लाह ताला भी ये इम्पोर्टेंट नहीं रखता तू कहाँ पैदा हुआ, कहाँ मरिया, ये हवे ये दरमियानी ज़िंदगी है, देखो इसके बारे में सवाल करता है। ये ज़िंदगी किस तरह गुजारिया तो हर इंसान पैदा होता है जब ज़ीरो बनकर पैदा होता है, लेकिन सर मेरा लाइफ उसे हीरो बनने का चांस देती है, लेकिन हर कोई हीरो नहीं बन जाता। कई लोग ज़ीरो बनकर ज़िंदगी ख़त्म कर लेती, कुछ लोग हीरोज़ बनती। उनमें हमें देख ले जा गाने योग्य पंडिता पुट्टराज गवाही, APJ अब्दुल कलाम, बहुत सारे लोग हमें एग्जाम्पल देखे जा, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स, बहुत बड़े मुहद्दिसीन, बहुत बड़े उलमा इकराम, उन्होंने हीरो बनकर अपनी ज़िंदगी गुजारी और ज़िंदगी गुजरने के बाद भी उन्हें हमना याद हैं। इसलिए फिज़िकली स्ट्रक्चर, फिज़िकल फिटनेस इम्पोर्टेंट हवे। समझ में रहा है? हमारा विल पावर इम्पोर्टेंट करने का कैसा प्रूफ को है बताओ कर को 4 मार्क्स को पूछ रहा हूँ। ಅಂಗಹೀನತೆ ಸಾಧನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗದು ಎಂಬ ಮಾತು ಪುಟ್ಟರಾಜರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿದೆ ಹೇಗೆ? ಪುಟ್ಟರಾಜರು ಸ್ವರಮಂಡಲ, ಸಾರಂಗಿ, ಪಿಟೀಲು, तबला वाद्यಗಳನ್ನು कलितರು। एक अंधा शख्स रहा तो भी, एक ब्लाइंड पर्सन रहा तो भी कौन पुट्टराजा बहुत सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को सीखता है। ये उसकी फर्स्ट कामयाबी। दूसरा, हिंदुस्तानी मतलब कर्नाटक शैली हाಡುಗಾರಿಕೆ कलितರು। हिंदुस्तानी कल्चर और कर्नाटक शैली का म्यूज़िक उन्हें सीखता है। तीसरा आकर
ಕನ್ನಡ, ಸಂಸ್ಕೃತ, ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಲಿತರು. कन्नड़ा लैंग्वेज सीखता है, हिंदी लैंग्वेज सीखता है, संस्कृत लैंग्वेज सीखता है. नेक्स्ट ब्रेल एजुकेशन, जो ब्लाइंड पर्सनस हासिल करती ब्रेल एजुकेशन को उन्हें पढ़ता है. दूसरा आकर बहुत सारे एजुकेशनल सोसाइटीज़ उन्हें ओपन करता है. नेक्स्ट बड़ा ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದು बहुत सारे यतीम बच्चों के खातिर, गरीब बच्चों के खातिर बहुत सारे स्कूल्स को ओपन करता है. और 75 से ज़्यादा उन्हें पोएट्रीज लिखता है. समझ में रहा है? इतने पॉइंट्स लिखेगा तो आपको 4 मार्क्स मिल जाते हैं. और नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक पुट्टಯ್ಯ हारमोनियम नुಡಿಸಿದ प्रसंग विवरिಸಿ. मतलब एक मरतबा उसका मामू चंद्रशेखरಯ್ಯ कुछ काम के वजह से खेत को गया रहता है, यानी अपनी ज़मीन में कामों काज करने गया रहता है, अकेला रहता है. उसके घर में जो हारमोनियम रहता है उसे उठाकर उन्हें बजाना शुरू करता है, उसे म्यूज़िक बजाना शुरू करता है. तो समझ में रहा है? सारे लोग जो बाहर जाते थे फिरते थे, यानी सड़क पर, उन्हें पूरे भी अंदर आकर बैठ जाती. इतना खूबसूरत आवाज़ से उन्हें गाता रहता है, हारमोनियम को बजाता रहता है. ये कौन भाई है? बहुत बड़े बुज़ुर्ग, इतने खूबसूरत से बहुत बड़ा म्यूजिशियन क्या तो भी अंदर है क्या करको आँखों देखे तो छोटा बच्चा, 7 साल का बच्चा हारमोनियम पकड़कर गाना गाता रहता है. और कुछ देर के बाद चंद्रशेखरಯ್ಯ अपने काम काज ख़त्म कर ले को घर के पास जब आ जाता है तो सारे घर पूरा भी आदमियों से भरकर रहता है, यानी रास्ते में जाने वाले आने वाले पूरे भी बैठकर इसका गाना सुनते रहते हैं. और बहुत रश रहता है. एकदम जैसा ही चंद्रशेखरಯ್ಯ आता है ताज्जुब होता है, क्या भाई है, अंदर क्या हो गए? घर तो तन्हा था, बच्चा अकेला था, लेकिन इतने लोग हैं, क्या तो भी हादसा हो गया कि क्या तो प्रॉब्लम है कि क्या होएगा? तो अंदर आपको देखते ही समझ में रहा है, वो बच्चा जैसा ही उसका मामू की आवाज़, यानी चलने की आवाज़ सुनकर उन्हें स्टॉप कर डाल को उसके ख़दमों में गिरजा को गिड़गिड़ा कर रोता है. उन्हें एक बात बोलता है, देखो मामू, देखो मामा, मेरी गलती होगी, आज के बाद तुम्हें ये हारमोनियम छियो का तो भी मैं नहीं छीता, मुझे माफ़ कर डालो कर को उन्हें पाँव पर गिर जाता है. लेकिन चंद्रशेखरಯ್ಯ बहुत बड़ा नेक शख्स रहता है, उसे उठाकर उसे गले मिलकर तेरा मकाम ध्यान हवेबा है सो, तो ऊंचे मकाम को जाता है करको बोल को गदगा के पंचाक्षरी गवाही एक उस्ताद रहता है. समझ में? वो उस्ताद के पास स्टूडेंट बनाकर उसे एडमिशन दिलवाता है. ये लिखना तुम्हें सेकेंड क्वेश्चन को, ಬಾಲಕ ಪುಟ್ಟಯ್ಯ हारमोनियम नुಡಿಸಿದ प्रसंगವನ್ನು विवरिಸಿ कतो. समझ में रहा है? इतना तुम्हें याद रख लियो. इसमें तुम ना 4 मार्क्स से इंशाल्लाह आने के चांसेस हैं. आपको जो भी डाउट है आप कमेंट करो, जैसा ही मुझे वक्त मिलता है आपके सामने मैं हाजिर हो जाता हूँ इंशाल्लाह.